हाँ, तो चालू करते हैं अपना टॉपिक। क्या अपने टॉपिक का नाम क्या है आज का? ट्यूबरक्यूलोसिस है ना। अपने इंडिया का सबसे मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन क्या होता है? टीबी होता है ना। तो इसी को पढ़ने जा रहा है, ट्यूबरक्यूलोसिस। तो इसको ट्यूबरक्लोसिस कहते क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, अपने जो लंग्स होता है ना, उसमें जब ये कोई भी XYZ बैक्टीरिया होगा, यहाँ पे इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो जब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आता है ना, तो ये क्या करता है, अंदर लंग्स के अंदर ट्यूबरकल्स बनाता है। और ट्यूबरकल को पढ़ेंगे क्या होता है। तो इस ट्यूबरकुलर को फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इस डिजीज़ को जिसमें ट्यूबरकल्स फॉर्म हो रहे हैं, उसको हम लोग कहेंगे ट्यूबरकुलोसिस। तो देखो, ये जो इसका अगर पढ़ें हम लोग, करता है कौन है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ना। तो माइकोबैक्टीरियम समझते हैं। तो माइकोबैक्टीरियम कॉम्प्लेक्स के अंदर दो होता है, एक जो ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन करे, एक जो गायों में। तो माइकोबैक्टीरियम में तो ह्यूमन, और गाय वाला क्या हो गया? माइकोबैक्टीरियम बॉविस। ठीक है। तो देखो, अपना जो ह्यूमन वाला है, ह्यूमन वाले में अपने पास एक तो सबसे मेन होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसका फोटो इसलिए लगाया, ट्यूबरकल से याद रहे, पर इसको बिना रखे भी हो सकता था काम, तो इसको हटा देता हूँ मैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मेन है। और इसके अलावा जो छोटे मोटे हैं, जैसे देखो, मुनगा से अपन याद कर सकते हैं माइकोबैक्टीरियम मुनगी। कैपरी से याद कर सकते हैं माइकोबैक्टीरियम कैपरी। कैन से याद कर सकते हैं कैनेटी। और अपना ऑगी से याद कर सकते हैं माइकोबैक्टीरियम ऑर्गी। ठीक है ना। तो ये सब क्या है? माइकोबैक्टीरियम की स्पीसीज़ है, सिंपल सी बात है। तो अपन लोग क्या समझे, ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? जिसमें ट्यूबरकल्स फॉर्म हो रहा हो। किसके द्वारा किया जा रहा है? माइकोबैक्टीरियम कॉम्प्लेक्स के द्वारा। इसमें दो पार्ट आ जाता है, माइकोबैक्टीरियम ह्यूमन वाला और एक बॉविस वाला। तो बॉविस वाले को कहेंगे माइकोबैक्टीरियम बॉविस, और ह्यूमन वाले को दो पार्ट में बांटते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। फिर फोटो याद करो तो कैन का फोटो तो कैनेटी, ऑगी का फोटो तो ऑर्गी, कैप्री का फोटो तो माइकोबैक्टीरियम कैप्री, और मुनगा का फोटो तो माइकोबैक्टीरियम मुनगी। सिंपल। तो ये अपन लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब जो ये अपन लोग को मेनली क्या पढ़ना है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ना, तो उसमें उसके एंटीजेंस को पढ़ते हैं कि क्या होता है। तो बेसिकली देखो, उसके अंदर दो एंटीजन होते हैं। ये इसका फोटो इसलिए लगाया कि सॉल्युबल दिखा रहा है, ये सॉल्युबल हो गया। मतलब ये इनसॉल्युबल यहाँ पे अटका रह गया, जबकि ये सॉल्युबल होते जा रहा है, एफरवेंस निकल रहा है ना। ये सॉल्युबल तो दो टाइप का है। एक जो सॉल्युबल ना हो उसको कहेंगे इनसॉल्युबल एंटीजन, और जो सॉल्युबल हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्युबल एंटीजन। तो देखो, इनसॉल्युबल एंटीजन के अंदर अपने पास आ जाता है वही जो अपने आउटर कोटिंग से ना, वो इनसॉल्युबल होगा। सिंपल सी बात है, वो हार्ड मटेरियल से बना है तो वो लिक्विड नहीं मिलेगा। जबकि जो अंदर का कंटेंट है वो लिक्विड है, तो मतलब थोड़ा सा, तो इसलिए पानी में जाके मिल सकता है। तो इसलिए इनसॉल्युबल एंटीजन के अंदर तीन पार्ट आता है अपना, सेल वॉल, फिर उसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और सेल वॉल के बाहर वाला लेयर मतलब आउटर मोस्ट लेयर। तो सबसे ज़रूरी अपना सेल वॉल ही होता है। तो सेल वॉल किससे मिलके बना होता है? सेल वॉल बना होता है पाम से मिलके। पाम मतलब क्या? पेप्टिडोग्लाइकन। ए से अरबिनोग्लाइकन। और एम से क्या होगा? माइकोलिक एसिड। ये फोटो से याद करने की कोशिश करो, पेप्सी से याद करो पेप्टाइडोग्लाइकन, अरब का आदमी तो अरबिनोग्लाइकन, और एम ये फंगी है तो माइको मतलब माइकोलिक एसिड। तीन चीज़ से मिलकर बना होता है। तो देखो, ये इसी लेवल में अरेंज होता है, सबसे बाहर पेप्टिडोग्लाइकन, उसके बाद अरेबिनोग्लाइकन, उसके बाद माइकोलिक एसिड। तो देखो, पेप्टिडोग्लाइकन में क्या होता है, इसका काम है रिजिडिटी और शेप। अब ये हार्ड है तो शेप प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अरेबिनोग्लाइकन इंपॉर्टेंटली स्ट्रक्चरल कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा है, इसको इसको एक हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा है। अब माइकोलिक एसिड जो होता है ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? हम नाम में माइकोलिक एसिड, ये क्या है? बेसिकली एक टाइप का फैटी एसिड। अब फैटी एसिड से मिलके बना है, तो ये क्या करता है? परमिबिलिटी को डिक्रीज करता है। इसको मतलब हाइड्रोफोबिक बनाया था ना, तो परमिबिलिटी को डिक्रीज कर देता है, एकदम टाइट कर देता है ऑयल्स को। तो परमिबिलिटी डिक्रीज हो गई, तो यही कारण इसके एसिड फास्टनेस होने का। जो हम लोग जेड स्टेन करते हैं ना, तो जेड स्टेन इसी के अंदर रुक जाता है। झील निशल्सन स्टेन इसके अंदर इसलिए रुक जाता है क्योंकि ये माइकोलिक एसिड रहता है, इसको रोक के रखता है अंदर, तो बाहर नहीं जा पाता है। और इसी कारण से एंटीबायोटिक, अब कुछ बाहर नहीं जा रहा तो कुछ अंदर भी नहीं आएगा, तो एंटीबायोटिक का एंट्री भी नहीं होता। सिंपल। तो अपन ये सोच सकते हैं कि जब बाहर नहीं जा रहा है तो अंदर कैसे आया था जेडनेस्टिन? तो बेसिकली इसको हीटिंग किया जाता है इस प्रोसेस में, तो उस कारण से इसका पोर्स बड़े हो जाते हैं तो अंदर आ जाता है, पर जब ठंडा होता है तो वापस बाहर नहीं जाने देता है। ये समझ में आया? तो अपने पास क्या था? इनसॉल्युबल एंटीजन और सॉल्युबल एंटीजन। तो इनसॉल्युबल एंटीजन में तीन पार्ट है जो लेयर्स अपना बनाता है, मतलब आउटर मोस्ट लेयर, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल के अंदर तीन चीज़ें, PAM। पी से हो गया पेप्टाइडोग्लाइकन, ए से हो गया एराबिनोग्लिकन, एम से हो गया माइकोलिक एसिड। और माइकोलिक एसिड रिस्पॉन्सिबल इसके एसिड फास्टनेस और एंटीबायोटिक को ना घुसने देने के चक्कर। दूसरा अपना उसके देखो, ये हो गया सेल वॉल मेन पढ़ लिया। अब उसके नीचे क्या आता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अपन लोग देख सकते हैं मेन होता है इस लैम्प का फोटो। देखो, तो लैम्प से याद करो, इसके अंदर लैम होता है। लैम क्या? लाइपो अरेबिनो मैनन। ये एंटीजन मान लो या इसको, है ना। तो इस क्या होता है, ये मैक्रोफेज के अंदर सर्वाइव करने में हेल्प करता है। कैसे करता है आगे जाके पढ़ेंगे, तो बस इसको ये याद कर लो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लैम्प रहता है,
ठीक है ना। सिंपल सी बात है, ये समझो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, सिमिलरली ये भी लिविंग स्ट्रक्चर हुआ। हाँ तो ये देखो, ये डायग्राम दिख रहा है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर देखो पाम से क्या याद करना है, पेप्टाइडोग्लाइकन, एरेबिनोग्लाइकन और माइकोलिक एसिड। अच्छे से उल्टा चल रहा था, पेप्टाइडोग्लाइकन, एरेबिनोग्लाइकन और माइकोलिक एसिड, ठीक है। तो ये तो समझ गए हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिए कि इसके अंदर क्या होता है, लैम होता है, लाइपो एरेबिनो मेनन। उसके बाद अपना क्या पढ़े, पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या करता था, रिजिडिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करता था। एरेबिनोग्लाइकन ये भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा है। और माइकोलिक एसिड किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, एसिड फास्टनेस या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए। अब लास्ट का सबसे आउटर लेयर बचा है, उसके अंदर क्या है, उसका नाम याद नहीं हो पाता, इसलिए माइकोसाइट्स याद कर लो बस। माइकोसाइट्स क्या किससे बन के होता है, फिनोलिक ग्लाइकोलिपिड होता है, बस माइकोसाइट्स याद कर लो, इतना ही काम का। तो ये अपने पास दो एंटीजन था, एक इनसॉल्युबल एंटीजन और एक सॉल्युबल था। इनसॉल्युबल के अंदर अपने पास तीन पार्ट था, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। सेल वॉल के अंदर PAM मतलब क्या, पेप्टाइडोग्लाइकन, अरेबिनोग्लाइकन और माइकोलिक एसिड। और सेल वॉल के अंदर हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लैम हो गया, मतलब क्या, लाइपो एरेबिनोमेनन। और आउटर मोस्ट लेयर में अपन तो पता ही है, माइकोसाइट्स प्रेजेंट है, सिंपल। सॉल्युबल एंटीजन की बात करें तो सॉल्युबल एंटीजन का साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हुआ, तो उसके अंदर कौन कौन से एंटीजन है, एंटीजन 5, एंटीजन 6, एंटीजन 7, सिंपल। तो अपन लोग अभी तक क्या क्या पढ़ के आए, इंट्रोडक्शन और एंटीजेनिक स्ट्रक्चर। तो इंट्रोडक्शन में अपन लोग पढ़े जो ह्यूमन में इन्फेक्शन कॉज करे और जो बॉविस है ह्यूमन के अंदर, ट्यूबरकुलोसिस, इसमें कैपरे कैनिस, कैपरी हो गया, कैनिस हो गया, मुनगी हो गया, ऑर्गी हो गया। और ये एंटीजेनिक स्ट्रक्चर में सिंपल था। सॉल्युबल तो बहुत आसान है, जो कि साइटोप्लाज्म बनाता है, और इनसॉल्युबल अपना कवरिंग्स बनाती हैं, सबसे मेन सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर आउटर लेयर, ठीक है ना। अब इसके नीचे आते हैं, तो अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे कैसे इन्फेक्शन होगा। तो देखो, इन्फेक्शन आएगा कहाँ से, या तो ये ह्यूमन में होगा या तो बोवाइन में होगा। तो ह्यूमन में माइकोबैक्टीरियम कॉम्प्लेक्स के अंदर वाली चीज़ आएंगी, और बोवाइन के थ्रू कैसे आएगा, ये अनपास्चराइज मिलता है, वही ट्रांसमिशन बता रहा है। तो देखो, सबसे मेन ट्रांसमिशन किससे होगा, एयर बॉर्न, जो हम लोग छींक छाक देते हैं। तो छींके कफिंग की, तो उससे उससे बाहर एरोसोल बाहर निकला। एरोसोल मतलब लेस देन 5 माइक्रोमीटर का भी हो सकता है, उसमें लेस देन 5 माइक्रोमीटर का ड्रॉपलेट हो, उसमें भी इसका न्यूक्लियर प्रेजेंट हो सकता है। वो एयर में घूम रहा होगा और उसको हम लोग अंदर ले लेंगे। तो ये मेजर ट्रांसमिशन है। माइनर ट्रांसमिशन क्या क्या हो सकता है, या तो स्किन में डायरेक्ट घुस जाए, या तो इंजेक्शन कर ले किस चीज़ का, अनपास्चराइज मिल्क का, या तो फिर अपना स्पूटम को इन्फेंट फॉलो कर ले। तो ये कन्फ्यूजिंग हो रहा होगा, सिंपल देखो, सोर्स दो समझो, ह्यूमन और बोवाइन। ह्यूमन के एरोसोल से आएगा, बोवाइन के अनपास्चराइज मिल्क से। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे। तो ट्रांसमिशन हुआ, तो ट्रांसमिशन में मेजर पार्ट क्या हुआ, एरोसोल, जो कफिंग की है तो उसके एरोसोल से है। रेयर पार्ट क्या हो गया, इंजेक्शन या फिर इनोकुलेशन। इनोकुलेशन तो स्किन, ठीक है ना। तो इंजेक्शन तो या तो इनपास्चराइज मिल्क कर लिया, या तो स्पूटम को निकल लिया, तो जो भी है अंदर आ गया। तो अभी हम लोग मेजर वाला पढ़ते हैं, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। तो इसमें कफिंग हुआ, उससे एरोसोल अंदर आया, जिसमें लेस देन 5 माइक्रोमीटर के ड्रॉपलेट्स में प्रेजेंट हो सकता है। एयर में सस्पेंडेड है, उसको हम लोग अंदर ले लिए। तो अगर हम लोग के अंदर रिस्क फैक्टर्स नहीं है ना हम लोग के अंदर, तो हम लोग अगर एकदम हेल्दी हैं तो अपने अंदर टीबी नहीं होगा। और अगर रिस्क फैक्टर्स है, तो रिस्क फैक्टर बाद में पढ़ेंगे क्या होता है। तो रिस्क फैक्टर अगर है तो अपने अंदर ये पैथोजेनेसिस मैनिफेस्ट करेगा, समझ में आया। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या हुआ इसका, ह्यूमन और बोवाइन। ट्रांसमिशन मेजरली एयरबॉर्न होता है, और माइनर होता है इंजेक्शन या फिर इनोकुलेशन से, सिंपल। और ये सब इनहेल उनहेल करके, रिस्क फैक्टर नहीं होगा तो सेफ रहेंगे, रिस्क फैक्टर होगा तो हो जाएगा अपने को टीबी। तो रिस्क फैक्टर क्या होता है, रिस्क फैक्टर को हम लोग दो पार्ट में बांट के पढ़ सकते हैं, या तो कुछ अपने अंदर प्रेजेंट होगा, या तो कुछ अपने अंदर एब्सेंट होगा। तो प्रेजेंट क्या है, अगर स्पूटम पॉजिटिव पेशेंट क्या है कॉन्टैक्ट में, उससे स्पूटम, या मतलब पेशेंट है जिसके अंदर स्पूटम पॉजिटिव है, इसके लिए वो रिस्क फैक्टर के अंदर आएगा। और क्या प्रेजेंट है, बेसिलरी लोड बहुत ज़्यादा है, कितना, 10 की पावर 4 बेसिलाई प्रेजेंट है पर एम में, तो भी बहुत ज़्यादा है। और कैविटरी लीजन कराना है तो उसके लिए और ज़्यादा चाहिए, 10 की पावर 5 से 10 की पावर 7 अपने को चाहिए। AFB का फुल फॉर्म पता तो था इसको, आपको कमेंट में बताना, नहीं तो मैं पिन कर दूँगा AFB का फुल फॉर्म, ठीक है। और ये और क्या पॉजिटिव हो सकता है, मतलब एज ज़्यादा मतलब क्या, लेट एडोलसेंस या फिर एडल्ट फेज में, लेट एडोलसेंस फेज, अर्ली एडल्ट फेज या फिर ओल्डर फेज। इस समय क्यों, इसमें तो इम्यून कम होता है, और इस टाइम एडोलसेंट फेज पे क्या होता है, अपना हार्मोन रिसेप्टर, हार्मोन चेंजेस आते हैं, तो उसमें अपना इम्यून सिस्टम अडेप्ट कर रहा होता है, तो पता नहीं चलता है उसको। तो इस फैक्टर को हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा, या तो कुछ प्रेजेंट होगा या तो कुछ एब्सेंट होगा। प्रेजेंट क्या क्या हो सकता है अपने अंदर, बेसिलाई वाला स्पूटम हो सकता है, या तो बेसिलाई का लोड ही बहुत ज़्यादा हो सकता है, कितना, 10 की पावर 4 और कैविटरी लीजन्स के लिए 10 की पावर 5 से 10 की पावर 7। और एज क्या अगर देखें हम लोग तो ओल्डर, और ये एडोलसेंट या फिर
अर्ली एडल्ट फेज, तो हार्मोन चल गया, इम्यून रिस्पॉन्स डिस्टॉर्ट हो गया। नेगेटिव का क्या देखेंगे अपन, देखो जो कुछ नहीं है तो क्या नहीं है, या तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी नहीं है इसमें, लो सेल इम्यूनिटी किस केस में हो सकता है, ये एड्स के केस में हो सकता है, या फिर कोमॉर्बिड कंडीशंस। कोमॉर्बिड कंडीशन मतलब क्या, जैसे कि गैस्ट्रेक्टोमी, पोस्ट सिलिकोसिस, या डायबिटीज़ अपने अंदर हो रखा है, स्मोकिंग करते हैं या फिर डायबिटीज, ये सब के कारण हो सकता है। मतलब पहले से कुछ दिक्कत हो रखा है तो मतलब अपने अंदर कुछ कमी है ना, गैस्ट्रेक्टोमी हो गया है, लंग से रिलेटेड है, या फिर डायबिटीज़, इसको याद रखो। तो रिस्क फैक्टर समझ में आया, कुछ प्रेजेंट हो या तो कुछ एब्सेंट हो। प्रेजेंट क्या हो सकता है, जो गलत चीज़ है, मतलब जैसे कि बेसिलरी लोड ज़्यादा होगा, या तो पेशेंट के अंदर स्पूटम पॉजिटिव होगा, या तो फिर एज ज़्यादा होगा, मतलब ओल्डर हो सकता है, या तो फिर अर्ली एडल्ट या फिर लेट एडोलसेंट हो सकता है। और नेगेटिव क्या हो सकता है, या तो अपने अंदर इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा, या तो अपने अंदर कुछ गलत चीज़ होगा, मतलब कुछ बीमारी होगा, सिंपल। तो अगर हम लोग रिस्क फैक्टर वाले में है तो अपने अंदर पैथोजेनेसिस मैनिफेस्ट होगा, मतलब ये अपने अंदर डिजीज करवा रहा होगा, तो कैसे करवा रहा होगा वो देखते हैं, है ना। तो देखो, अब ड्रॉपलेट न्यूक्लाई था, अपन लोग एयरबॉर्न से लिए थे, ये ड्रॉपलेट न्यूक्लाई, यहाँ पे ये ड्रॉपलेट न्यूक्लाई आया, तो 10% केस में ये एल्वेलाई के अंदर जाएगा, बाकी 90% केस में ये कहाँ, देखो यूरिनरी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रह जाएगा। और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है, सीलिया होता है, तो ये सीलिया इसको बाहर ढकेल देगा, सिंपल। तो 90% तो हट गया, बचा गया 10%, मतलब 10⁴ का सिर्फ 10% अपने पास रहेगा, मतलब क्या 1/10, मतलब कितना हो गया, 10⁻³ यहाँ तक आया, 10⁻³ एल्वेलाई तक पहुँचा। अब वो 10⁻³ एल्वेलाई तक पहुँचा, अब अपन लोग ने बताया था एंटीजन के नाम पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक एंटीजन होता है, इसको क्या कहते हैं, लैम एंटीजन। तो ये लैम एंटीजन क्या करता है, वहाँ पे मैक्रोफेज के रिसेप्टर से बाइंड करता है, कौन से रिसेप्टर से, CM वाले रिसेप्टर से, मतलब कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर और मैनोज रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। यहाँ पे CM का फोटो लगा देना, चलो ठीक, कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर और मैनोज रिसेप्टर से। तो इनके रिसेप्टर से बाइंड किया तो कहाँ, मैक्रोफेज के अंदर घुस जाएगा, और मैक्रोफेज के अंदर घुसा तो ऑप्सोनाइजेशन हो जाएगा, कौन सा, C3 मीडिएटेड, उधर गया, फिर वहाँ पे C3 एंटीबॉडीज़ को चारों तरफ से कवर कर लेगी, तो इसको कहते हैं C3 मीडिएटेड ऑप्सोनाइजेशन। सिंपल अभी तक ये चल रहा है कि ड्रॉपलेट न्यूक्लाई आया, उसमें से 90% को हम लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया, 10% घुस पाए, मतलब 1000 तो बेसिलाई घुस पाए अपने अंदर। वो उसमें जो लैम था वो उसके CM रिसेप्टर से बाइंड कर लिया, और CM रिसेप्टर से बाइंड करके फिर क्या हुआ, अंदर मैक्रोफेज के अंदर गया, वहाँ पे ऑप्सोनाइजेशन हो रहा है उसका। ऑप्सोनाइजेशन मतलब पता है ना, एंटीबॉडी से कवर हो जाना, तो ऑप्सोनाइजेशन हो रहा है। अब उसको बनाया जा रहा है, दूल्हा बनाया जा रहा है, मतलब क्या, फेगोसोम बनाया जा रहा है, और दूल्हा का फिर शादी करने के लिए क्या, लाइजोसोम से मिलवाया जाएगा। तो ये लाइजोसोम से नॉर्मली अगर ये बाइंड कर जाता तो ख़त्म था, पर अनेबल नहीं बाइंड कर पाता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर होता है अपना लैम, ये एकदम भगवान रूपी है, रिसेप्टर से यही बाइंड कराता है, और यही इसको बचाता भी है फेगोलाइजोसोम फॉर्म होने से। कैसे, इसने क्या कर दिया, अंदर काम करने के लिए कैल्शियम चाहिए, तो उसको इनिबिट कर देता है, कैल्शियम को नहीं आने देता है। और अब इंजाइम भी चाहिए, जैसे कि फॉस्फेटाइल इनोसिटोल 3-फॉस्फेट PI3P, उसको भी इनिबिट कर देता है, सिंपल। तो अंदर ये आ नहीं पाता है, तो ये मतलब ये फेगोसोम बना पर लाइसोसोम से फ्यूज़ नहीं हो पाता, फ्यूज़ नहीं हुआ तो क्या, उसके अंदर बेसिलाई के अंदर, मतलब मैक्रोफेज के अंदर आराम से रह जाता है, फिर ग्रो करके इसको तोड़ देता है, तोड़ा तो बेसिलाई बाहर निकला, जैसे तो ये बहुत सारा हो गया तो ये टूटेगा, टूटेगा तो ये बेसिलाई बाहर निकलेगा, और ये बेसिलाई फिर दूसरे मैक्रोफेज को जाके इन्फेक्ट करेगा, और ये साइकिल चलती रहेगी। तो इसको सिंपल से समझो तो क्या है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई आया, 90% को काट दिए, 10% रहा, ये 10% फिर वही, ये इनको भगवान मानो लैम जी को। तो लैम जो है C और M रिसेप्टर से बाइंड करते हैं मैक्रोफेज के अंदर गए, उनका उधर ऑप्शनाइजेशन हुआ। ऑप्शनाइजेशन के बाद आप बोलेंगे अब तुम दूल्हा बनो, मतलब लाइजोफेगोसोम बनो। अब दूल्हा की जैसे शादी होने वाली है तो उसको मना कर देता है, लेकिन लाइजोसोम से फ्यूज नहीं होने देता है। क्यों, क्योंकि जो लैम होता है वो बोलता है, वो क्या कर देता है, कैल्शियम को घटा देता है, इनहिबिट इंक्रीज इन कैल्शियम, और फॉस्फेटाइल इनोसिटोल 3-फॉस्फेट को रोक देता है। तो ये दोनों नहीं रह पाते हैं, तो ये फ्यूज़ नहीं कर पाते। फ्यूज़ नहीं होता है तो फिर बेसिलाई आराम से मल्टीप्लाई करता है, मैक्रोफेज को डिस्ट्रॉय करता है, फिर दूसरे मैक्रोफेज में घुस जाता है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, इंट्रोडक्शन, एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन और कैसे ट्रांसमिट होता है, क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या पैथोजेनेसिस। सोर्स में इंट्रोडक्शन में तो हम लोग पढ़ लेते हैं इंसान वाला और ये वाला। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, एक तो इनसॉल्युबल होगा, एक सोल्युबल होगा। इनसॉल्युबल के अंदर वही लेयर्स होंगी, जैसे सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट लेयर। सेल वॉल के अंदर भी क्या होगा, पाम, पेप्टाइडोग्लाइकेन, अरेबिनोग्लाइकेन और माइकोलिक एसिड। माइकोलिक एसिड सबसे मेन होता है, क्योंकि यही एसिड फास्टनेस के लिए ज़रूरी होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे मेन क्या है, ये अपना भगवान जी, मतलब क्या, लैम। और आउटर मोस्ट लेयर में माइकोसाइट्स को याद कर लो, सिंपल। इनसॉल्युबल, और ये सब इनसॉल्युबल थे क्योंकि ये सब हार्ड थे। सॉल्युबल एंटीजन लिक्विड टाइप का जो सॉल्युबल है वो क्या है, उसमें 5, 6, 7 है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ह्यूमन या फिर बोवाइन है, उसके
मोस्ट कॉमनली किसके थ्रू जाएगा, एयरबॉर्न पैथोजन के थ्रू, और माइनर इंजेक्शन के थ्रू गया गया और अगर वो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तो अपने अंदर टीबी करा देगा। तो रिस्क फैक्टर क्या, या तो प्रेजेंट होगा या तो एब्सेंट वाला होगा। तो प्रेजेंस ऑफ क्या, बैचलरी लोड, स्पूटम पॉजिटिव, या फिर एज। और नेगेटिव मतलब क्या, अपने अंदर या तो HIV हो रखा है, मतलब सेल मेडिटेड इम्यूनिटी घटा हुआ है, या तो कोमॉर्बिड कंडीशन है, सिंपल। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अपने अंदर पैथोजेनेसिस मैनिफेस्ट होगा। तो पैथोजेनेसिस कैसे मैनिफेस्ट हुआ, ड्रॉपलेट आया, उसमें से 90 चीज़ को हटा दी, 10 को बचा। 10 लैम्प की हेल्प से CM रिसेप्टर से बाइंड किया, मैक्रोफेज के अंदर घुसा, ऑप्सोनाइजेशन हुआ। लैम्प लेकिन इसका दूल्हा तो बना, लेकिन उसकी शादी नहीं होने दिया, क्यों, लैम्प जी आ गए थे। तो अंदर आराम से ग्रो किया, इसको मार देगा। तब देखो, दो टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स इसमें काम करते हैं। और उसके बाद दो रिस्पॉन्स हो गए ना, एक सेल वाला, इसको क्या कहेंगे, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, और एक एंटीबॉडी वाला, तो इसको कहेंगे ह्यूमन मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो देखो सिंपल सी बात है, माइक्रोबैक्टीरियम जैसे अंदर आया मैक्रोफेज के, ठीक है, तो मैक्रोफेज उसको प्रोसेस करेगा। तो ये प्रोसेस कर रहा है उसको, और फिर क्या करेगा, इसको THO, इसको टी हेल्पर सेल्स को, ये मैक्रोफेज है, ये टी हेल्पर सेल है, तो ये इसको दिखाएगा, ये देखो इसको दिखा रहा है टी हेल्पर सेल को। टी हेल्पर को जैसे सेल को दिखाएगा तो ये बदल जाएगा, एक लाल वाला टी हेल्पर सेल और एक नीला वाला। लाल वाले को हम लोग बोलेंगे TH2, नीले वाले को बोलेंगे TH1, ठीक है ना। तो लाल वाले का थोड़ा सा साइड लाइन कर देते हैं। तो अभी अपन लोग क्या हुआ, जैसे ही माइक्रोबैक्टीरियम आया, उसको मैक्रोफेज ने खाया, क्योंकि वो एक एंटीजेनिक प्रेजेंटिंग सेल है, तो एंटीजन को प्रेजेंट करेगा किसके सामने, टी हेल्पर सेल के सामने। तो टी हेल्पर सेल के सामने प्रेजेंट किया, वो दो में डिफ्रेंशिएट हो गया, नीला और लाल। नीले वाले को बोलेंगे TH1 और लाल वाले को बोलेंगे TH2। तो TH2 को देख लेते हैं, ये पार्ट 2 क्या है यहाँ पे, इम्यून मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमरल रिस्पॉन्स। तो TH2 एंटीबॉडी बना रहा होगा, कौन सा, लैम भी सबसे जगह है, तो सब उसी का अगेंस्ट बन रहा होगा, LM। तो डिस्सेमिनेशन रोक देता है, कैसे रोक देता है, देखो लैम क्या करता था, C और M रिसेप्टर से बाइंड करवाता था, तो इसको मना कर देते हैं, M रिसेप्टर से बाइंड ही नहीं करेगा तो एंटर ही नहीं करेगा, और एंटर ही नहीं करेगा तो इन्फेक्शन ही नहीं कर पाएगा, सिंपल। तो फैलने से रोक देता है, ठीक है ना। पर जो ये अपना बैसिलाई है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये ऐसा है कि सेल के अंदर पाया जाता है, मैक्रोफेज के अंदर ज़्यादातर पाया जाता है, तो एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट ज़्यादा काम कर नहीं पाती हैं, सिंपल, ठीक है। चलो तो फिर तो इतना किए, अब देखो ये जो अपना TH1 था ना, उसको देखते हैं। अपन लोगों ने क्या किया, एंटीजन को प्रेजेंट कर दिया मैक्रोफेज के से किसके पास, TH के पास, और TH ने दो बनाया, TH2 TH1। TH2 गया एंटीबॉडी प्रेजेंट कराने, और उसने थोड़ा मोड़ा रोक भी दिया, LM बॉडी बना के। TH1 का बात है, तो TH1 दो चीज़ करेगा, एक तो मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर रहा होगा और टिश्यू को डैमेज, ये देखो एक्टिवेटिंग, तो मैक्रोफेज को एक्टिवेट, दो पार्ट है, मैक्रोफेज एक्टिवेटिंग और टिश्यू डैमेज रिस्पॉन्स। तो टिश्यू डैमेज रिस्पॉन्स बचा हुआ है शायद थोड़ा सा, इसको समझाना, इसको अगले स्लाइड में समझा दूंगा। तो हाँ, मैक्रोफेज एक्टिवेटिंग रिस्पॉन्स में क्या होता है, ये TH हेल्पर 2 है, हेल्पर 2 इंटरफेरॉन, TH2 इंटरफेरॉन गामा भी प्रोड्यूस कर रहा है क्या, इंटरफेरॉन गामा, TH हेल्पर 1 होना चाहिए यहाँ पे। TH हेल्पर 1 जो था वो इंटरफेरॉन गामा प्रोड्यूस करेगा, वो इंटरफेरॉन गामा क्या करेगा, मैक्रोफेज को एक्टिवेट ही करना था ना, इसीलिए तो इसका नाम ही मैक्रोफेज एक्टिवेटिंग रिस्पॉन्स। तो मैक्रोफेज एक्टिवेट हो जाएंगे उससे, इंटरफेरॉन गामा की वजह से, तो एक्टिवेट हो जाएंगे, और जहाँ पे बैक्टीरिया का लीजन था उसके अराउंड एग्रीगेट हो जाएंगे, और एग्रीगेट होकर क्या बना देंगे, ग्रैन्युलोमा। इसको क्या कहते हैं, ट्यूबरकल। ट्यूबरकल क्या, अगर ट्यूबरकल बन रहा है तो ये अच्छी साइन है, क्यों, फेवरेबल साइन है, क्योंकि ये लीजन्स को रोक देता है, इधर इतने एरिया में कंटेन कर देगा ना इसको, सिंपल। तो मैक्रोफेजिंग एक्टिवेटिंग रिस्पॉन्स समझ में, इसमें क्या हुआ, हम लोग T हेल्पर 1 से इंटरफेरॉन गामा निकलवा रहे थे, देखो T हेल्पर 1 से इंटरफेरॉन गामा निकलवा रहे थे, जो कि मैक्रोफेज को, वैसे T हेल्पर 2 से भी निकल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, 1 से ही, ठीक है 1 से निकलवाते हैं, इसको एक बार कंफर्म कर लूँगा। T हेल्पर 1 से निकला इंटरफेरॉन गामा, वो मैक्रोफेज को एक्टिवेटेड मैक्रोफेज में कन्वर्ट किया, वो अलग अलग जगह से इकट्ठा हो गया इसके अराउंड, लीजन के अराउंड, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रैन्युलोमा या फिर ट्यूबरकल। तो ट्यूबरकल दो टाइप के हो सकते हैं, क्या दो टाइप के हो सकते हैं, हार्ड या फिर सॉफ्ट। इसको पढ़ के फिर एक बार सिंपल से इसको रिवाइज करके ख़त्म करते हैं। तो हार्ड ट्यूबरकल क्या होता है, इसमें अंदर साइड तो अपना मैक्रोफेज होंगे, और बाहर साइड फाइबर्स और किलर्स होंगे, मतलब क्या, लिम्फोसाइट और फाइब्रोब्लास्ट, और अंदर साइड सेंट्रल जोन में मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेज भी कौन से, देखो चप्पल टाइप के होंगे तो एपिथेलाइड, और बड़े से होंगे तो जाइंट सेल, सिंपल। हार्ड ट्यूबरकल समझ में आया, अंदर मैक्रोफेज, बाहर किलर्स और फाइबर्स। तो मैक्रोफेज में क्या हो गया, एपिथेलाइड, और हो गया जाइंट सेल। पेरिफेरल में किलर और फाइबर, किलर हो गया लिम्फोसाइट, और फाइबर हो गया क्या,
फाइब्रोब्लास्ट। अब अगर हम लोग देखें बाद में सॉफ्ट ट्यूबरकल की बात करें, तो उसमें सेंट्रल पार्ट में क्या होता है, नेक्रोसिस हो जाता है, टूट टाट जाता है पूरा, ये तोड़ देता है। तो टूट टाट गया तो कुछ रहता नहीं, तो ऑक्सीजन भी नहीं रहता है और एसिडिक इन्वायरमेंट भी हो जाता है, तो ऑर्गेनिज्म को मार दिया जाता है और फिर धीरे धीरे वो कैल्सीफाई हो जाता है। इसलिए इसमें बैक्टीरिया रह भी सकता है, सिंपल। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, होस्ट रिस्पॉन्स दो टाइप का हो सकता है, या तो सेल मीडिएटेड या तो इम्यून मीडिएटेड। तो क्या होता है, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम आया, उसको एंटीजन प्रिंटिंग सेल मतलब माइक्रोफेज पकड़ा, प्रेजेंट कर दिया टी हेल्पर सेल के पास, दो टाइप का बना, लाल लाल वाले को कहते हैं TH2, एंटीबॉडी बनाएगा और एंटीबॉडी डिसेमिनेशन से रोकेगा। नीले वाले ने क्या किया, इंटरफेरॉन गामा बनाया, इंटरफेरॉन गामा ने क्या किया, मैक्रोफेज को एक्टिवेट किया और एक्टिवेट होकर वो चारों तरफ से घेर लिया, ट्यूबरकुलस बना दिया, उसको बेसिलाई को किल कर दिया। और ट्यूबरकुलस के दो स्टेज थे, एक हार्ड और एक सॉफ्ट। हार्ड वाले में अंदर नेक्रोसिस नहीं हो रहा था, सॉफ्ट वाले में नेक्रोसिस हो रहा था। स्प्रेड ऑफ कैंसर केसेस नेक्रोसिस की बात करें तो देखो 3 तरीके से हो सकता है, हवा से, खून से और लिम्फेटिक स्प्रेड। ये अपन लोग लंग कार्सिनोमा जब पढ़े थे तब भी था। तो क्या एयर मतलब हिमेटोजन स्प्रेड हो रहा है, इसकी जगह डायरेक्ट स्प्रेड था। तो या तो सीधे डायरेक्ट अपन लोग इन्वायरमेंट को रिलीज कर रहे हैं, दिक्कत है। हिमेटोजन स्प्रेड से सबसे कॉमनली किस में होता है, बच्चों में होता है। इसलिए इन्फेंट टीवी में हम लोग क्या देते हैं, रिफैम्पिसिन का ट्रीटमेंट दिया जाता है, या फिर शायद INS देते हैं, INS देते हैं। INS मतलब क्या, आइसोनियाजाइड, सोनियाजाइड, सोनियाजाइड, HRZD, आइसोनियाजाइड, रिफैम्पिसिन, पायराजिडामाइन और इथैम्बुटोल, ठीक है। और लिम्फेटिक स्प्रेड देखते हैं, तो ये दो अपोजिट लिंक में हो सकता है और अदर ऑर्गन को भी अफेक्ट कर सकता है, सिंपल, समझ में आया? तो अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ऊपर से देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन समझे, उसमें 2 पर्स पढ़े और उसमें कुछ फ़ोटोज़ देखे। फिर हम लोगों ने एंटीजेनिक स्ट्रक्चर देखा, उसमें भी यही इंसॉल्युबल और सॉल्युबल। इंसॉल्युबल में भी हम लोगों ने सेल वॉल में पाम देखा, मतलब पेप्सी, एल्बिनोकलेक्टिन और माइकोलिक एसिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप लोगों ने क्या देखा, सिप देखा, मतलब जिसको लैम्प कहें। और फिर यहाँ तो ह्यूमन और बोवाइन से गया ट्रांसमिशन, मोस्ट कॉमनली एयरबॉर्न होगा, रेयरली अपना अनपास्चराइज मिल्क से हो रहा होगा। रिस्क फैक्टर वालों में कर रहा होगा, रिस्क फैक्टर में पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाता है। फिर पैथोजेनेसिस होता है, पैथोजेनेसिस लैम्प रिसेप्टर CM कॉम्प्लीमेंट और मैनेज रिसेप्टर बाइंड करके फैगोजम बना के फिर खत्म काम होता है मैक्रोफेजेस के अंदर। और ये होस्टिंग तो पढ़ ही लिए। और ये स्टेज ऑफ ट्यूबरकुलर स्प्रेड, सिंपल। चलो।